हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातें आपको सिखाया था और आज हम फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे, यही बोला था, है ना। तो चलिए बच्चों, आज हम फॉर्मेशन सीखेंगे। फॉर्मेशन माने फॉर्मेशन में आएंगे। मैंने सिखा दिया था, बोल भी दिया था, वो वाला पिछले प्रीवियस वीडियो आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मेशन में हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, ओके। उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एलिमिनेट करेंगे एक आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हम आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए बात करेंगे, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट को हम एलिमिनेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया है। चलिए, आर्बिट्री कांस्टेंट माने एक फंक्शन लिखता हूँ, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वेयर, ठीक है। ये एक फंक्शन मैंने लिया है। मुझे यहाँ से देखो, ये a है, b है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। इसको एलिमिनेट करना है, मुझे हटाना है। इसको कैसे हटाएंगे? तो इसको एक बार पार्शियल डिफरेंशियल कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली एक्स निकालो। क्या आएंगे? ये वाला 2 टाइम एक्स माइनस ए आ जाएंगे और ये कांस्टेंट, उसके डेरिवेटिव 0। अब आ जाओ, कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली वाई अगर मैं करूं तो ये वाला क्या आ जाएंगे? 2 टाइम्स वाई माइनस बी आ गई, है ना बच्चों। बहुत सही है सर। कोई बच्चा बोलता है सर इसको और एक बार करो। अच्छा, कर दोगे तो दिक्कत हो जाएंगे। इसको देखो, मुझे इसको हटाना है, ए बी से मुझे छुटकारा पाना है तो क्या करो, उसको मैं ऐसे कर देता हूँ, कॉर्ली बाई कॉर्ली एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ प्लस कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली वाई का स्क्वायर कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। माने इसका स्क्वायर करके मैंने ऐड कर दिया। तो देखेंगे क्या मिलेंगे। ये 4 टाइम x माइनस ए का स्क्वायर हो गई, ये 4 टाइम y माइनस बी का स्क्वायर हो गई, है ना। बहुत बढ़िया। यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो x माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर है। देख रही हो, मुझे मिल गया है 4 टाइम ये z हो गई, है ना। यही होता है। आपको देखो कि भाई कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, उसको हटाना है, ठीक है। हटाना है आपका काम। ये मैंने क्या करा, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, विद रिस्पेक्ट टू y किया, और मैंने देखा अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ तो इस क्वांटिटी मुझे मिल जाता है और इसकी वैल्यू मुझे पता है z है। अगर मैं किसी मतलब ऐसी सेटिंग वगैरह करके अगर ये क्वांटिटी मुझे मिल जाता है तो भैया ये हट गया ना। दिस इज कॉल्ड द मीन्स दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है आपको, कोई परेशानी है ना? कुछ भी नहीं है। तो और एक क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि z इज इक्वल्स टू a एक्स क्यू प्लस बी वाई क्यू मैंने लिया, ठीक है। ध्यान से चलो, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको फंसा ना सके, ठीक है। चलो, कोई एक बच्चा आता है, ये टाइप 1 है। टाइप 1 के मेथड से मैं करता हूँ, कई सारे टाइप है, बताता हूँ। अगर मैं इसको zx में निकालना चाहता हूँ तो 3ax², ठीक है। और मैं एक बार और निकालना नहीं, zy में निकालता हूँ। मीन्स दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू y। दैट मीन्स 3 टाइम b
वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से आप मुझे बताओ कि ए की वैल्यू आपको मिल गई। ए की वैल्यू क्या है भैया? ये कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली एक्स है, तो ये क्या हो गई? तो ये वाला 1/3 एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली एक्स। यहाँ से मुझे बताओ v की वैल्यू 1/3 वाई स्क्वायर कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली वाई मिल गई, है ना? ए और b की वैल्यू मिल गई। जाके इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ तो फ्रॉम 1 से क्या मुझे मिल जाएगा? z इक्वल्स टू a की वैल्यू रख दो 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली एक्स प्लस में v की वैल्यू यही है तो 1/3 वाई स्क्वायर टाइम वाई क्यूब इंटू कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली वाई। इसको सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, तो ये इससे कैंसिल हो गई, तो x/3 टाइम्स कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली एक्स हो गई प्लस 1/3 y टाइम्स कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली वाई। दिस इज व्हाट माय आंसर। यहाँ क्या आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? अभी जो पहली क्वेश्चन में ए बी दिखाई दे रहा था, मैंने उसको एलिमिनेट कर दी और ये मेरा क्वेश्चन ही बन गई। अगर मैं 3 को एलसीएम ले लूं तो ये वाला ऐसे क्वांटिटी बन जाएगी ना, तो यहाँ 3 मल्टीपल हो जाएंगे x टाइम दिस इज। ये एक आंसर है, ठीक है? ये पहली स्टूडेंट आया, उसने ऐसा कर दिया। अब आया दूसरी स्टूडेंट टाइप 2, उन्होंने क्या करा? सर हाँ, ये आपने कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली एक्स निकाला 3ax स्क्वायर, ठीक है? हाँ यही तो निकाला था। वो बोलता है सर मैं ऐसे काम करता हूँ, कैसे? कॉर्ली स्क्वायर जेड बाई कॉर्ली एक्स स्क्वायर, माने इसको और डेरिवेटिव कर दिया तो 6ax उसने निकाल दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से उन्होंने a की वैल्यू निकाल दी 1/6x कॉर्ली स्क्वायर जेड बाई कॉर्ली एक्स स्क्वायर निकाला। सिमिलर वे में, सिमिलरली का नाम सुना होगा आपने। v का वैल्यू 1/6y कॉर्ली स्क्वायर जेड बाई अब कॉर्ली वाई स्क्वायर बनेंगे, ठीक है? जाके फिर से 1 से रखोगे तो z की वैल्यू फ्रॉम 1 से आपको मिलेंगे। a की वैल्यू आपकी कितना? इतना, तो रख दो। सो एक्स क्यूब टाइम्स a की वैल्यू 6x कॉर्ली स्क्वायर जेड बाई कॉर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई 6y टाइम्स कॉर्ली स्क्वायर जेड बाई कॉर्ली वाई स्क्वायर, है ना? यही बनेंगे। बना दिया सर, बहुत सही है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ 6z हो गई, 6z बराबर z xx प्लस में ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई है। दिस इज अनदर टाइप, ठीक है? थर्ड स्टूडेंट आया, ठीक है? टाइप 3 थर्ड स्टूडेंट आया, उन्होंने क्या करा है? सर आपने जेड एक्स एक्स इतना निकाल दिया, ठीक है? उन्होंने फिर से कर दिया जेड एक्स एक्स कर दिया ट्रिपल एक्स, माने जेड कॉर्ली जेड बाई कॉर्ली एक्स क्यूब ये निकाल दी, ठीक है? एक्स क्यूब निकाल दी तो मेरा नोटेशन ये मैंने दे दिया ताकि मेरा समय थोड़ा बच जाए। यहाँ से मुझे बताओ 6a आ गई, ठीक है? 6a आ गई तो a की वैल्यू हुई मिल गया 1/6 टाइम z x x x, ठीक है? सिमिलरली b का वैल्यू उन्होंने 1/6 टाइम z ट्रिपल y है, ठीक है? ab का वैल्यू मिल गई। फिर से यहाँ जाके रखो
तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। सो जेड के बराबर मैंने सिर्फ ही लिख दो 6z डायरेक्ट 6z इज इक्वल्स टू वो वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितना है, z इतना है, तो एक्स क्यू कर्ली क्यू जेड बाई कर्ली एक्स क्यू प्लस वाई क्यू टाइम्स कर्ली क्यू जेड बाई कर्ली वाई क्यू। दिस इज माई थर्ड आंसर। बच्चे बोलते हैं सर और एक बच्चा ले लो ना। कौन सी बच्चा है, फोर्थ टाइप ले लो। फोर्थ टाइप में क्या करना है, आपने यहाँ निकाला है इतना और एक बार डेरिवेटिव करोगे ये जीरो बन जाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं मिला आपको। आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ फ़ायदा नहीं है, बस ये 3 टाइप ही होगा। कोई बच्चा क्वेश्चन अभी एराइज होता है कि सर इनमें से कौन सी आंसर ट्रू है, क्या ये आंसर यूनिक आएंगे। पहली बात तो यूनिकनेस की बात ही मत करो, होगा भी नहीं, ठीक है। ओके, मैं चीज़ें बता दूंगा, रिजल्ट बता दूंगा कि कौन सी चीज़ में होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखा, आर्बिट्री कांस्टेंट 2 था, बहुत बढ़िया सर 2 था। सो मैंने मेथड 1 में सिर्फ एक बार डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y किया, तो मुझे चीज़ें मिल गई। 3z बराबर इतना आ गई। दूसरी बार जब डेरिवेटिव किया तो ये आंसर मुझे ये मिला। तीसरी बार जब किया आंसर ये मिला। चीज़ें जोड़ने की कोशिश करो। मेरी कहने का मतलब यह है बच्चों कि भाई कौन सी आंसर ट्रू है, सारे के सारे टाइप ट्रू है। ऑल द टाइप्स आर वैलिड, ठीक है। ऑल टाइप्स आर सेम एंड इक्वल आल्सो एंड ऑल द आंसर्स आर ट्रू। सारे के सारे आंसर भी ट्रू है। तो कौन से वो माना जाएगा भैया, माना जाएगा टाइप 1 को माना जाएगा। क्यों सर, अगर सारे के सारे ट्रू है तो वो टाइप 1 को ही क्यों माना गया। इसलिए जब भी आप आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हो या फिर आर्बिट्री फंक्शन अभी आएंगे उसको चीज़ें मैं करता हूँ, जब भी ऐसे काम करोगे ना बच्चों, मिनिमम जितना हो सके, मिनिमम डेरिवेटिव जितना हो सके, ये भाई मिनिमम में ये इतना हो सकता है, मैक्सिमम में तो जा भी सकते हो, तो काम क्यों करोगे, इतने हार्डवर्क क्यों करोगे भाई। जो चीज़ें आपको 10 रुपये में मिलता है 100 रुपये में भी वही सेम चीज़ मिलता है, तो 100 रुपये वेस्ट क्यों करते हो। इतने पैसे हैं क्या आपके, मुझे दे दो, मुझे दिया करो, है ना भैया। 10 रुपये में जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो वो 100 रुपये में भी सेम प्रोडक्ट है, क्वालिटी भी इधर उधर का नहीं है, सेम क्वालिटी है। तो भैया 10 रुपये में वो प्रोडक्ट खरीदो ना, 100 रुपये क्यों डालते हो। कोई तीसरे बच्चे आया, सर वो प्रोडक्ट भी मैंने 500 में लिया। अच्छा, तुम तो अंबानी का बेटे हो भाई, मैं तो गरीब हूँ, मैं 10 रुपये से लेकर आऊँगा और जो सेविंग बचा है उस पैसे को मैं किसी एक इंडस्ट्री में या फिर कोई कहाँ है कि इन्वेस्ट कर दूँ या फिर कोई चीज़ें खरीदने में वो मदद मिल जाए मुझे, है ना। आई बात समझ। तो ये सेम वे व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स दैट जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो कम से कम डिफरेंशियल आप करने की कोशिश करो, ठीक है। You find the minimum differential partial derivatives and if it is possible that you can eliminate the arbitrary constants then apply करो वो प्रोसीजर और वही आंसर लेके दिखा दो, ठीक है। इतनी बात पल्ले में पड़ गई, इतने बातें आपको समझ आया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट थोड़ी दे दूंगा कि हो क्या रहा है चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अब थोड़ा रिजल्ट पे आओ, रिजल्ट्स पे आओ। पहले रिजल्ट, अब मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना सिखा दिया। मैंने क्या समझाया, कम से कम आप पार्शियल डिफरेंशियल करने की कोशिश करो, वो हटाने की कोशिश करो, ज़्यादा में नहीं जाओ, ठीक है। मान लेते हैं ये नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट
अगर लेस है किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर कम है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन जो जनरल जो सोल्यूशन आएंगे ना बेटा, जो जनरल आंसर आएंगे ना एलिमिनेट करके, जो जनरल आंसर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। और ध्यान रहे नॉट यूनिक है। सर एग्जाम्पल अभी तो क्वेश्चन किया था जेड इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस बी वाई क्यू, देखो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना था, 2 था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट ए और वी सा। तो रिजल्ट ये बोलता है देन इन जनरल आंसर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 होगा, जो इक्वेशन में सोल्यूशन में लेकर आएंगे वो आंसर का, मुझे तो पता यूनिक नहीं है। 3 आंसर मैंने लिया था, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, तो उनमें से देखा यूनिक तो नहीं है, इसलिए नॉट यूनिक, यूनिकनेस की गारंटी नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में आंसर आएंगे, पहली बात समझ लो। दूसरी पे आ जाओ, अगर नंबर ऑफ माने ये अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर इक्वल है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो भैया अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ गारंटी है यूनिक का गारंटी होगा। ये बहुत पावरफुल टूल है। मान लेते हैं सर थर्ड रिजल्ट इसका ही बढ़ा दो, अगर ऐसी है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इक्वल है और वो अगर आंसर आप लेकर जो आ रही हो वो अगर फर्स्ट ऑर्डर से अगर ग्रेटर देन 1 ऑर्डर है, माने वो फर्स्ट ऑर्डर से अलग है, मान लो ये सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर की आंसर आप मैच करना चाहते हो, तो भैया यहाँ लिखो वो नॉट यूनिक है। इतनी बात क्लियर हो गई। बताता हूँ सुनो, देखो वो बच्चे की समझ नहीं है। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर लेस है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो उसका जो आंसर आएंगे ना वो फर्स्ट ऑर्डर का आएंगे और वो आंसर यूनिक नहीं है। इतना क्लियर है। सेकंड पे आ जाओ, अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इक्वल है, अगर आंसर आप फर्स्ट ऑर्डर पे काम कर रही हो, माने ये यूनिक नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी तो कर सकते हो आंसर, लेकिन कोई बच्चा अगर फर्स्ट ऑर्डर में काम करता है तो उस सभी का आंसर यूनिक आएंगे। यही मेरी कहने का मतलब है। आई बात समझ? अगर ऐसी सिचुएशन है और वो अगर फर्स्ट ऑर्डर आंसर वो उसको नहीं पसंद आया, तो सेकंड ऑर्डर में अगर आंसर उनको लेकर आना चाहता है तो भैया वो यूनिक नहीं होगा। ये मेरी कहने का मतलब है। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? ग्रेटर देन का सेम है। क्या है? नंबर ऑफ अगर है और ग्रेटर देन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो अगर फर्स्ट ऑर्डर का काम कर रही हो तो भैया ये नॉट यूनिक भी गारंटी ले लो। तो एक ही सूरत में यूनिकनेस की आता है अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल is equal to the number of arbitrary constants and the equations, the general answer of the partial differential equation is of the first order, then it should be unique। बस यूनिकनेस की गारंटी दे देता है और उसकी कोई यूनिकनेस की गारंटी नहीं है, बस नॉट यूनिक है। लेकिन आंसर हमेशा किस टाइप में काम करते हो उस पर डिपेंड करता है। चीज़ें समझ आया? इंटरव्यू में पूछे जाने क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। अब तो इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे थोड़ी ना छोटी छोटी सवाल वो पूछेंगे, थोड़े हटके वाला सवाल पूछेंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों। अब हम सेकंड मेथड पे जाएंगे। क्या है? अब एलिमिनेट ऑफ
आर्बिट्री फंक्शन, ठीक है, आर्बिट्री फंक्शन पे काम करते हैं, ठीक है, चीज़ें सेम ही हैं। अब फंक्शन उड़ाना है हमको, मैंने एलिमिनेट करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई देख लेते हैं कौन सी क्वेश्चन है। लेट z इज इक्वल्स टू, मैंने f इज ए फंक्शन ऑफ x माइनस ए वाई लिया प्लस g ऑफ x प्लस ए वाई लिया, ठीक है। कैन यू सी दैट there are arbitrary constant, but this arbitrary constant will not affect to this partial differential equation. Because why? Because we are going to we will means eliminate this partial differential equation by eliminating the arbitrary functions. There are two functions f and g. We have to eliminate these two functions, ठीक है। कैसे करते हैं? तो भैया एक काम करो, मुझे कहीं किसी ना किसी एक कुछ ना जुगाड़ करके सेटिंग वगैरह करके ये वाला अगर क्वांटिटी ले आऊँ, उसकी प्लेस में मैं z रख दूंगा, ठीक है। जैसे पहली क्वेश्चन मैंने किया था आर्बिट्री कॉन्स्टेंट में, देखो तो मुझे क्या करना है, zx में फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। zx क्या है भैया, दिस इज f डैश x माइनस ए वाई प्लस में z डैश ऑफ x प्लस ए वाई है। दिस इज ए पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ भी x के फंक्शन है। अगर मान लेता हूँ यहाँ x स्क्वेयर होता तो f डैश x माइनस ए वाई इंटू 2x होता, लेकिन यहाँ इसकी डेरिवेटिव, पहले इसकी डेरिवेटिव है ना, जानते हैं चेन रूल, जानते हैं ना, चेन रूल लग गई बेटा। अब बताओ z y एक बार कैलकुलेट कर दो, तो ये हुआ माइनस ए टाइम एफ डैश ऑफ एक्स माइनस ए वाई हो गए प्लस ए टाइम्स जी डैश एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। फिर से मुझे कुछ भी सेटिंग नहीं मिला, क्या सेटिंग करूं? अगर मैं ए कॉमन ले लूँ ना, ये माइनस मुझे दिक्कत कर देता है, ये माइनस मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस माइनस को हटाने के लिए जेड वाई वाई में फाइंड आउट करता हूँ, तो ये क्या हो गई, ए स्क्वेयर एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई मिल गई प्लस ए स्क्वेयर जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई मुझे मिल गई। देख रही हो, यहाँ से मुझे बताओ ए स्क्वेयर की वैल्यू एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश x plus ay, this is my what z y। क्या इसको आप इसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसको एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ z x एक बार फाइंड आउट करो, तो क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, f डबल डैश x माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश x प्लस ए वाई मुझे मिल गई। देख रही हो, इसकी वैल्यू आपके पास इतना है। देखो ये सेटिंग मुझे करना आना अगर आ गई, जैसी मर्जी क्वेश्चन वो दे दे, वो मेरी तो बाईं हाथ का खेल होगा। ये हुआ ए स्क्वेयर, इसकी वैल्यू कितना है, जेड एक्स एक्स, यानी कि फाइनल आंसर हो गई बच्चों कॉर्ली स्क्वायर जेड बाई कॉर्ली वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉर्ली स्क्वायर जेड बाई कॉर्ली एक्स स्क्वायर। दिस इज माई फाइनल आंसर। कैसे काम करना है, सेटिंग ही आपको करना आना चाहिए बस। यू हैव टू जस्ट सेट। हाँ, मैंने कितनी बार डेरिवेटिव करोगे वो तो डिपेंड करेगा कि भैया कौन सी सेटिंग में वो मैच होगा। अगर मैच हो गई बस उसकी वैल्यू यहाँ आके डाल दो, हो गई। आर्बिट्रेरी फंक्शन में तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स में थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग था, इसीलिए थोड़ी बहुत मैंने जोर लगा के उसके ऊपर बात की। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की चैप्टर हुआ ख़त्म बेटा। मैंने क्या करा, पहले डेफिनेशन दे दी, दूसरी बात ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में जजमेंट दे दी, थर्ड मैंने फॉर्मेशन सिखा दिया। फॉर्मेशन क्या है, क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशंस में कैसे करते हैं मैंने, लीनियर, सेमी लीनियर, नॉन लीनियर, क्वासी लीनियर, ये बारे सारे मैंने डिटेल में आपको बता दी। ठीक है, बहुत सही है सर। अब मैं आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करो, 2-3 क्वेश्चन आपको आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा, वो आप कर लेना और मुझे आंसर बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम काम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट पे हम बात करेंगे। फिलहाल इसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, आप मुझे बता सकते हैं। मेरी वीडियो में जोड़ते रहिए बच्चों, इस एग्ज़ाम तो आप पार ही कर जाओगे, मैं पार ही करवा दूंगा। दिस इज द आउटपुट है। आउटपुट क्या है, ये नेट है या फिर गेट आप प्रिपेयर करते हैं या फिर SSB हो या फिर IIT एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी आप हायर एजुकेशन के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो। दिस इज द आउटपुट ऑफ वर्ड। If your input is माने so powerful, then your output is all that exams। ये जो नेट गेट ये सारा इतने मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है बच्चों जितना लोगों ने बना दिया। बार बार बोलता हूँ, थोड़ी शिद्दत से काम करो, डरना तो बिल्कुल भी है नहीं आपके। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे।